डिलीशन लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी, डिलीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट and breakage of the chromosomal segment या फिर loss of the chromosomal segment. एंड क्रोमोसोमल सेगमेंट का अगर लॉस्ट हो जाता है तो उसमें से कोई स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो हमेशा क्या करेंगे कि वो जीन जो हैं वो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या वो क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट जो कि डिलीट हो गया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ द साइनेप्सिस. सो अगर डिलीशन के दो टाइप, टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलरी डिलीशन बताई थी. डिलीशन अगर एंड्स में से होती है, मीन्स टर्मिनल पोर्शन में से हो रही है, तो दैट इज नॉन एज टर्मिनल डिलीशन and it requires single breakage. But if deletion takes place from the anterior side, then it results in intercalary deletion. और डिलीशन के रिजल्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये समटाइम्स ये डिलीशन जो हैं ये हार्मफुल होती हैं, और समटाइम्स इनका ऐसा जो है वो कोई भी लीथल इफेक्ट नहीं होता. ये डिपेंड करता है ऑन द पर्सन कि उसकी जो जीनोटाइप है इधर वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो होमोजाइगस है एंड होमोजाइगस में उसके पास जो हैं वो दोनों नॉर्मल कॉपीज प्रेजेंट हैं एलील्स की. अगर उस केस में कोई भी उसका जो है वो स्पेसिफिक जीन या एलील जो है वो डिलीट हो जाता है एक कॉपी में से, तो उसकी दूसरी कॉपी जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है और उस पर्सन की फिनोटाइप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर वो पर्सन हेट्रोजाइगस है एंड हेट्रोजाइगस भी या फिर वो कैरियर है, मीन्स उसके पास एक नॉर्मल कॉपी और एक म्यूटेंट कॉपी है और उसकी नॉर्मल कॉपी जो है वो डिलीट हो गई, तो उस केस में उसकी म्यूटेंट कॉपी एक्सप्रेस करेगी एंड दैट विल कॉज द म्यूटेंट फिनोटाइप इन द इंडिविजुअल. इसी तरह समटाइम्स लिथल कॉपीज प्रेजेंट होते हैं एलील्स की, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द नॉर्मल कॉपीज, तो उस केस में भी जो उनसे हैं ये फिनोटाइप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं. ये डिलीशन जो है लिथैलिटी भी कॉज करती है. सो लिथैलिटी सॉरी डिलीशन का जो ज़्यादातर इफेक्ट होता है ये हेट्रोजाइगोट्स पे होता है, मीन्स के वो इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं या कैरियर्स हैं फॉर एनी रिसेसिव डिजीज, उनमें जौन सा डिलीशन के सीवियर इफेक्ट्स होते हैं. लेकिन होमोजाइगस इंडिविजुअल्स अगर हैं तो उन पे जौन सी हैं वो इसके डिलीशन के कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होते. So, for synapses to occur between a deficient chromosome and normal complete homologue during meiosis, unpaired region of normal homologue forms a deletion loop or compensation loop. कि अगर जो है वो अब आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमेशा जो है वो प्रेजेंट होती हैं एंड अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम में ऑब्वियसली उसकी दो कॉपीज हैं क्रोमोसोम्स की. अब एक कॉपी क्या है क्रोमोसोम की डिलीटेड है और दूसरी कॉपी जो सी है वो नॉर्मल है. अब उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम साइनैप्स करेंगे मियोसिस के प्रोसेस में, तो उस टाइम पे जो नॉर्मल कॉपी थी क्रोमोसोम की वो क्या करेगी, वो एक डिलीशन लूप या कंपेंसेशन लूप बनाएगी और वो उस पोर्शन के पे जाके कंपेंसेशन लूप बनाएगी जो पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है फ्रॉम द अनदर क्रोमोसोम, फ्रॉम द म्यूटेंट क्रोमोसोम. उस इसकी जो दूसरी कॉपी है उसमें से जो पोर्शन डिलीट हुआ है वहाँ पे जाके ये कंपेंसेशन या डिलीशन लूप बनाती है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक टर्मिनल डिलीशन हुई है. नॉर्मल क्रोमोसोम था ए बी सी डी ई एफ और इस पॉइंट पे जाके ब्रेकेज हुई जिसकी वजह से द फ्रेगमेंट विद ए जीन इज लॉस्ट एंड द रिमेनिंग फ्रेगमेंट विद सेंट्रोमियर इज सर्वाइव. इसके बाद इंटरकैलरी डिलीशन है जिसमें सेंट्रल पोर्शन पे जाके ब्रेकेज होती है. सो इट रिक्वायर्स 2 पॉइंट्स फॉर द ब्रेकेज एंड द जीन फ्रेगमेंट विद सी डी जीन इज लॉस्ट while the remaining fragments reunite with each other and they form a deleted chromosome. इसके बाद डेफिशिएंसी लूप या कंपेंसेशन लूप कब बनती है, जब आपके पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ एंड इट्स होमोलॉग इज डिलीटेड ए बी ई एफ. अब इसके होमोलॉग में से सी और डी जीन जो हैं वो मिसिंग हैं, वो डिलीटेड हैं. अब क्या होगा कि जब ये साइनैप्स करेंगे तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो उस पॉइंट पे जाके कंपेंसेशन लूप बनाएगा जो पॉइंट इसके होमोलॉग में मिसिंग है. ठीक है, जो फ्रेगमेंट इसके होमोलॉग में मिसिंग है. सो सी और डी वाले जीन्स जिस भी पोर्शन में प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक कंपेंसेशन लूप बना रहे हैं.
बिकॉज रिमेनिंग जीन्स तो इसके होमोलॉग में प्रेजेंट हैं लेकिन सी और डी जीन्स मिसिंग थे। सो दैट्स में यहाँ पे जाके इसने कंपेंसेशन या डिलीशन लूप बनाई है, इसको डेफिशिएंसी लूप भी कह सकते हैं। सो अगर आप इस पर्सन की जिसमें कोई भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, जब आप रिसर्चर्स या जेनेटिसिस्ट जो है उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं और उस एनालिसिस में जो है अगर लूप्स उनको मिलती हैं तो वो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट माइट बी अ स्ट्रक्चरल एबरेशन। और स्ट्रक्चरल एबरेशंस में के केस में ही जो हैं वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो लूप्स बना रहे होते हैं। सो लार्जर डिलीशन लीड टू डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स मीन्स कि अगर डिलीशन जो है वो ज़्यादातर क्रोमोसोम्स का पार्ट जो है वो डिलीट हो गया तो उसके केस में जो इफेक्ट्स होते हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं या लीथल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स पे बहुत से जीन्स प्रेजेंट हैं एंड सम जीन्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल and these genes are also necessary for proper functioning of the body and survival of the body. So अगर वो डिलीट हो जाएंगे तो उसकी वजह से लिथैलिटी कॉज हो सकती है, लेकिन अगर स्मॉलर डिलीशंस हैं तो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव के अगर स्मॉल पोर्शंस लॉस्ट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है डिलीशन की क्रायोड्यूचैट सिंड्रोम and it is represented as 46 5p minus 46 total number of chromosomes are normal, but abnormality is in the chromosome number 5 where the short arm p is some genes on the short arm of the p is missing। ठीक है, पी माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि कुछ फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे लॉस्ट हो गए, और कहाँ से लॉस्ट हुआ है, फ्रॉम द पी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। सो और ये लॉस्ट फ्रेगमेंट जो है उसकी वजह से ये डिजीज जो है वो अपीयर होती है। इन ह्यूमंस डिलीशन ऑफ द स्मॉल टर्मिनल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5, टर्मिनल डिलीशन हो रही है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 में से, एंड इट इज आल्सो नोन एज पार्शियल मोनोसोमी। मोनोसोमी हमने पहले भी पढ़ा है, मोनोसोमी बेसिकली इज द डिलीशन और लॉस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, लेकिन इसको पार्शियल मोनोसोमी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट क्रोमोसोम तो मिसिंग नहीं है लेकिन क्रोमोसोम का कुछ जो पोर्शन है वो मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल मोनोसोमी। सेगमेंटल डिलीशन बिकॉज एक सेगमेंट जो है वो पी आर्म से लॉस्ट हुआ है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 इज मिसिंग। It is first reported by Lejeune in 1963 and also known as Lejeune syndrome. Symptoms include mental problems, facial anomalies, gastrointestinal and cardiac complications, abnormal development of glottis and larynx, and due to this abnormal development, the cry of that affected individual is like the cat, meow of the cat। ठीक है, जैसे कैट की वॉइस होती है तो इसी तरह इस पर्सन की वॉइस भी वैसी ही होती है। दैट्स वाई इस डिजीज को क्रायोड्यूचैट कहते हैं, जिसका मतलब है क्राई ऑफ कैट। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है क्राई ऑफ कैट। सो ये पर्सन जो है वो कैट की वॉइस से मैच कर रहे होते हैं क्योंकि इनमें लिरिक्स जो है वो एबनॉर्मल डेवलप किया होता है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 5 का जो भी पोर्शन मिसिंग है उस पोर्शन का कुछ ना कुछ फंक्शन था, उन जीन्स का कुछ ना कुछ फंक्शन था इन द डेवलपमेंट ऑफ द लिरिक्स। सो ये दिखाया गया है कि ये एक जो है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, उनकी जो उनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं और सेकेंडली उनकी कैरियोटाइप को आप देख सकते हैं कि तमाम जीन्स नॉर्मली प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स नॉर्मली प्रेजेंट हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 5 पे जो है वो पी आर्म पे टर्मिनल डिलीशन हुई है। ठीक है, और आल्दो उसका दूसरा होमोलॉग नॉर्मली प्रेजेंट है लेकिन एक जो कॉपी है क्रोमोसोम की उसमें टर्मिनल डिलीशन की वजह से ये डिजीज जो है वो अपीयर होती है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीशन ऑफ प्रेडर-विलायर सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम, जो हमने ऑलरेडी इम्प्रिंटिंग में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 15 में डिलीशन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 15 के कोई जीन्स हैं जो डिलीट हो जाते हैं from the either from the maternal chromosome or from the paternal chromosome, and that deletion will cause the Prader-Willi syndrome or Angelman syndrome। तो ये भी आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं डिलीशन की।
कि इसमें भी जो है वो अगर क्रोमोसोम नंबर 15 का कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाए तो दैट विल कॉज दिस डिसऑर्डर्स। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एबरेशन इज डुप्लीकेशन। एज द नेम इंडिकेट कि इसमें क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर देगा, उसकी अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाएगा। डुप्लीकेशन इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई डुप्लीकेशन के जो इफेक्ट है वो इतने ज़्यादा स्वेयर नहीं होते इन कंपैरिजन टू डिलीशन, क्योंकि डिलीशन में तो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो गया है, लेकिन डुप्लीकेशन में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। So a gene locus or more part of the chromosome is present more than once in the genome। कि एक जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट है। नॉर्मली उसका जो है वो एक दफ़ा उसे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो दैट इज़ द डुप्लीकेशन। एंड डुप्लीकेशन की रीज़न क्या है? रीज़न इज फॉर द डुप्लीकेशन इज अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, and unequal crossing over can lead to duplication as well as deletion. Majority of small duplications have no phenotypic effect। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? या लाइक आपके पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं जिनको नंबर दिया गया है। लाइक पहला जो क्रोमोसोम है उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को 1 2 से रिप्रेजेंट किया गया, एंड सेकंड क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनको 3 और 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड कलर की बेस पे भी आप एक होमोलोग और उसके दूसरे होमोलोग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Now the crossing over takes place between the non-sister chromatids and that crossing over is unequal crossing over। Normally equal crossing over होती है। Equal crossing over का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके क्रॉसिंग ओवर होनी है, और वो पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी उसके ऊपर और नीचे वाले जो जीन्स होंगे वो सेम मतलब दोनों क्रोमेटिड्स पे सिमिलर होंगे। लाइक ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और इसके होमोलोग पे भी सेम जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ। अब नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर कैसे होनी चाहिए थी कि अगर ए बी वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर कर रहा है तो इसको इसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करनी चाहिए थी कि सी जो है वो क्रॉसिंग ओवर के नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो रही है जिसकी वजह से एक जो होमोलोग है उसके ए बी जीन्स क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट से ऊपर हैं, और जो दूसरा है उसके ए बी सी जीन्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट से इक्वल हैं। अब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसके रिजल्ट में क्या बना है? ऑब्वियसली 1 और 4 ने पार्टिसिपेट नहीं किया है क्रॉसिंग ओवर में, सो दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के फाइनली जो आपके पास जो से क्रॉसिंग ओवर के बाद ऑब्वियसली पूरा जो प्रोसेस है मियोसिस का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद गैमीट्स बने हैं। अब गैमीट्स मियोसिस के रिजल्ट में 4 टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, और ये 4 टाइप्स के गैमीट्स जो हैं उसमें 1 और 4 को अगर आप देखेंगे तो दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। लेकिन 2 और 3 जो हैं ये वो क्रोमेटिड्स थे जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया था। सो 2 और 3 नंबर पे जो गैमीट्स बने हैं दीज आर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, या फिर इनको रिकम्बिनेंट्स भी कहा जाता है। रिकम्बिनेंट्स का मतलब क्या है कि ये वो गैमीट्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में बने हैं, रिकम्बाइन किए हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ब्लू एंड ब्राउन का कुछ पोर्शन जो है वो कंबाइन कर गया। नंबर 2 पे है ए बी डी ई एफ। ए बी डी ई एफ कैसे बना? ए बी और नेक्स्ट इसने क्रॉसिंग ओवर कर ली 3 के साथ और यहाँ पे जा रहा है डी ई एफ, ठीक है, ए बी डी ई एफ। सो ये आपके पास नंबर 2 पे बन गया। एंड लुक एट द सिचुएशन दैट समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ था, लेकिन नंबर 2 पे सी जीन इज मिसिंग। सो नंबर 2 पे जो आपके पास गैमीट बना है दैट इज अ डिलीटेड वन, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम था इसमें अब सी जीन जो है वो डिलीट हो चुका है ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। एंड लुक एट द 3 में क्या है? देयर इज ए बी सी, ठीक है, एंड देन इसने क्रॉसिंग ओवर कर ली विद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सी डी ई एफ इसके साथ जो है वो ज्वाइन कर गए। सो ए बी सी
CDEF। नंबर 3 पे जौन सा है अगेन आपके पास क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जौन सा है वो रिकम्बिनेंट आया। एंड लुक एट द सिचुएशन कि यहाँ पे ABCCDEF है। सो C gene is duplicated, C gene is present twice। सो नॉर्मली आपके पास सी जीन सिंगल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। सो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर अगर होती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास कौन से हैं वो डुप्लीकेटेड एंड डेफिशिएंट क्रोमोसोम्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है वो फर्दर जो गैमीट बनाएगा, उस गैमीट में ऑब्वियसली जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और जो डेफिशिएंट क्रोमोसोम है वो जब गैमीट बनाएगा तो वो जो है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग होगी। सो इस तरह ये जो से हैं वो क्रॉसिंग ओवर, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और ये भी पॉइंट नोट कर लें कि ये जो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई है ये सिंगल पॉइंट पे हुई है, सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। समटाइम्स डबल क्रॉस ओवर भी होते हैं और उसके रिजल्ट में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ लेकिन वो अनइक्वल हुआ। नॉर्मली आपके पास जो क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए थी उसमें क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पास यहाँ पे कौन से हैं वो फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 जीन्स प्रेजेंट हैं और इसकी जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है किसी दूसरे के साथ जो कि इसका होमोलॉग है, और उस पे भी सेम जीन्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 एंड 4। सो क्रॉसिंग ओवर, नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर क्या होती है तो वो एक सिंगल पॉइंट पे होनी है और वो इक्वल क्रॉसिंग ओवर होनी है। मीन्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है उनमें जो भी क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर और नीचे जीन्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, वो सेम जीन्स होने चाहिए। सो यहाँ पे अब क्रॉसिंग ओवर होगी और इसके रिजल्ट में अब आपके पास क्या बनेगा, इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो एक गैमीट इस तरह बनेगा। लाइक अब ये गैमीट आपके पास बनेगा लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा जीन है, नंबर 1 जीन है। ठीक है, ये नंबर 1 जीन था और ये नीचे 2 3 4 जो है इसने दूसरे क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं उनके साथ इसने नेक्स्ट जॉन सा है वो ज्वाइन कर देना है। और इसी तरह यहाँ पे जौन से हैं वो इसके 2 3 4 जीन्स प्रेजेंट थे और इसने जौन सा है इसके साथ नेक्स्ट 1 जीन जो है वो अटैच हो गया है। तो ये नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर हुई है, इक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई और इसके रिजल्ट में जो भी क्रोमोसोम, जो भी क्रोमेटिड्स बने हैं वो नॉर्मल क्रोमेटिड्स हैं। मीन्स दे कंटेन नॉर्मल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बैलेंस्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये फर्दर जब गैमीट्स बनाएंगे तो वो नॉर्मल गैमीट्स बनाएंगे। जबकि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जौन सा है वो इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई जिसमें एक क्रोमोसोम में जो है वो क्रॉसिंग ओवर से ऊपर जो जीन्स हैं वो ए बी हैं, जबकि जो दूसरा क्रोमेटिड है उसके पास जो जीन्स हैं क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट से ऊपर वो ए बी सी हैं। सो इस तरह की अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या करती है, वो आपके पास डुप्लीकेशन और डिलीशन कॉज करती है। और आपके पास जो भी गैमीट्स बनते हैं उन गैमीट्स में 50% गैमीट्स नॉर्मल होते हैं और 50% गैमीट्स जो हैं वो एबरेशन के साथ होते हैं, या फिर उनको आप कह सकते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी डुप्लीकेशन की, दैट इज चारकोट मैरी टूथ डिजीज टाइप 1A। ड्यू टू द स्मॉल डुप्लीकेशन on short arm of chromosome number 17, symptoms include peripheral neuropathy and numbness in hand and feet। ठीक है, इसकी और भी सिम्टम्स ये नीचे डायग्राम में लिखी हुई हैं। अब इस डिजीज में क्या होना है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 17 की जो शॉर्ट आर्म है उसमें डुप्लीकेशन हुई है। ठीक है, उसमें कुछ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ऐड हो गई है। सो अब इस डिजीज को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो विद द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको जो है वो लिख सकते हैं इस तरह, लाइक 46
नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, बट कहाँ पे जाके प्रॉब्लम हुई है, ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17, on the short arm of chromosome number 17, that is 17p, and something is added here. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हुई। तो आप लिख सकते हैं 17p प्लस 46, 17p प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे 17 क्रोमोसोम की पी आर्म पे जो है वो कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई है। सो डिलीशन के लिए आप माइनस का वर्ड यूज करते हैं और डुप्लीकेशन के लिए आप प्लस का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो 46 17p प्लस के साथ आप इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर द एस्पेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन में आपको टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन जो है वो बताना चाहूँगी। डुप्लीकेशन की जो सी हैं कुछ टाइप्स हैं, उनमें से एक है टेंडम डुप्लीकेशन और दूसरी है नॉन टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशंस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, adjacent to each other, while non-tandem duplications क्या होती हैं, that are not adjacent to each other. For example, डुप्लीकेशन में अब क्या होना है कि आपके पास कोई भी जो सेगमेंट है, क्रोमोसोमल सेगमेंट, उसने डुप्लीकेट हो जाना है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। अब इसमें डुप्लीकेशन हुई जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन गया, ए बी सी बी सी एंड डी ई एफ। अच्छा, अब यहाँ पे बी सी वाला जो पोर्शन था उसने अपने आप को क्या किया, यहाँ पे उसकी डुप्लीकेशन हुई एंड डुप्लीकेशन इज एडजेसेंट टू ईच अदर। ये डुप्लीकेशन जो है एक साथ हो गई है, मीन जहाँ पे फ्रेगमेंट प्रेजेंट है था उसी के साथ उसको डुप्लीकेशन हुई, तो इसको आप बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। ठीक है, टेंडम डुप्लीकेशन की फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होती है सेम ऑर्डर, टेंडम डुप्लीकेशन इन सेम ऑर्डर। एक होती है टेंडम डुप्लीकेशन इन रिवर्स ऑर्डर और एक है टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन। अच्छा, टेंडम डुप्लीकेशन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि जहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है वो उसी सीक्वेंस में हो रही है जैसे नॉर्मल सीक्वेंस था, लाइक बी सी नॉर्मल सीक्वेंस है तो डुप्लीकेशन भी बी सी में हुई है और बी सी नॉर्मली ही प्रेजेंट है, सेम ऑर्डर में प्रेजेंट है। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा कि अगर डुप्लीकेशन हो रही है लाइक बी और सी, मैं जस्ट वो डुप्लीकेटेड पार्ट लिखूंगी यहाँ पे, बी सी में डुप्लीकेशन हो रही है तो डुप्लीकेशन समटाइम्स रिवर्स भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे ए बी सी सी बी डी ई एफ डी ई एफ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डुप्लीकेशन तो हुई है, बी सी फ्रेगमेंट जो था उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, बट डुप्लीकेशन इज इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं हुई बल्कि रिवर्स ऑर्डर में हो गई है। सी बी जो है वो पोर्शन अपने आप को यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ टेंडम डुप्लीकेशन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, टेंडम डुप्लीकेशन हुई है लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में हुई है। इसके बाद एक होती है टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन, नाम से ही आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन वो डुप्लीकेशन है जो टर्मिनल पोर्शन में होती है। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन में होगी, लाइक ए बी और आगे सी डी ई एंड एफ। सो ए बी एंड ए बी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्मिनल पोर्शन जो था उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया है। सो अगर जो है वो टर्मिनल पोर्शन में डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन बोलते हैं। टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन भी सेम ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर दोनों में हो सकती है, लाइक ए बी भी हो सकता है यहाँ पे, या ए बी हो सकता है। सो टेंडम डुप्लीकेशन की जो सी हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, टेंडम डुप्लीकेशन इन सेम ऑर्डर, टेंडम डुप्लीकेशन इन रिवर्स ऑर्डर। और फर्दर आप कह सकते हैं कि टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन है या इंटर कैलोरी टेंडम डुप्लीकेशन है। इंटर कैलोरी टेंडम डुप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल पोर्शन में होगी,
इंटीरियर साइड पे होगी, और जो टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन है वो जो सी है वो टर्मिनल पोर्शन पे होगी। इसके बाद आ जाती है नॉन टेंडम डुप्लीकेशन। नॉन टेंडम डुप्लीकेशन क्या होती है कि आपके पास डुप्लीकेशन हो रही है but that duplication is not adjacent to each other. For example, A, B, C, D, इसके बाद E, again B, C, and then F. So look at the situation कि B, C वाला पोर्शन अपने आप को अगेन जौन सा है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसकी डुप्लीकेशन हुई है, बट दैट डुप्लीकेशन इज नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, कि बी सी वाला पोर्शन जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंटली डुप्लीकेट नहीं हुआ, सो दैट इज नॉन एज नॉन टेंडम डुप्लीकेशन। नॉन टेंडम डुप्लीकेशन जो है वो सेम ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर दोनों में हो सकती है, ठीक है। सेम ऑर्डर में हो गई तो जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बनाई बी सी इस तरह होगी, और अगर ये रिवर्स ऑर्डर में हुई तो ये बी सी नॉर्मली प्रेजेंट है तो सेकंड जो इसकी डुप्लीकेटेड कॉपी होगी वो सी और बी के साथ होगी। नॉन टेंडम डुप्लीकेशन जो है वो टर्मिनल नहीं होती है, क्योंकि टर्मिनल पोर्शंस पे जो सी है वो ज़्यादातर टर्मिनल पोर्शंस, दोनों टर्मिनल पोर्शन जो है वो डुप्लीकेशन शो नहीं करते हैं। सो नॉन टेंडम डुप्लीकेशन जो है वो आपके पास जस्ट जो सी है वो सेम ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर, दो तरह की इसके टाइप्स हो सकती हैं। अब आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन के, कि एस्पेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन पे आए तो उसके बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि डुप्लीकेशन जो है उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं। डुप्लीकेशन के कुछ जो से हैं वो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। सो वन बाय वन इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट है जीन रिडंडेंसी एंड एम्प्लीफिकेशन। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन, जीन रिडंडेंसी क्या होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल जीन्स इन द जीनोम दैट आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ठीक है, कि अगर जो जीन्स हैं वो मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हैं जीनोम में और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको आप बोलते हैं कि रिडंडेंट जीन्स हैं। और मैकेनिज्म क्या है, जीन रिडंडेंसी का है। एम्प्लीफिकेशन क्या है, दैट इज अ प्रोसेस बाय विच नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन इंक्रीजेस। एक जीन की कॉपीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, वो डुप्लीकेट होती जा रही हैं। सो नंबर का इंक्रीज होना, जीन के नंबर का, जीन की कॉपीज का इंक्रीज हो जाना, दैट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल कॉपीज ऑफ राइबोसोमल RNA genes are present in the genome, and more a cell is metabolically active, the number of ribosomal RNA genes increases in it. अब सेल टू सेल RNA जीन्स की जो कॉपीज हैं वो वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम बॉडी के सेल्स में RNA जीन्स, राइबोसोमल RNA जीन्स की कॉपीज इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं है। सो सेल की मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है वो राइबोसोमल RNA जीन्स की कॉपीज कितनी होंगी। सो एक सेल जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जितना वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो राइबोसोमल RNA की कॉपीज प्रेजेंट होंगी। लाइक E. coli में 0.7% of the haploid genome is ribosomal DNA. In Drosophila melanogaster, 0.3% of the haploid genome is ribosomal DNA. राइबोसोमल DNA जो फर्दर जो है वो राइबोसोमल RNA की फॉर्मेशन करवाएगा। So any mutation or reduction in these multiple genes can cause abnormality. कि ऑब्वियसली मल्टीपल जीन्स अगर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी हैं, उनमें कोई म्यूटेशन आ जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं, वो एबनॉर्मेलिटी कॉज करेंगे। लाइक अब ड्रोसोफिला में हमने देखा कि ड्रोसोफिला में 0.3% जो हैप्लॉइड जीनोम का है वो राइबोसोमल DNA है। अब अगर म्यूटेशन आ गई इन जीन्स में जो राइबोसोमल DNA बना रहे थे, तो क्या होगा कि म्यूटेंट फ्लाइज फॉर्म्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ ब्रिसल्स and low viability due to reduction in 0.3% of the genome encoding ribosomal RNA.
कि इनमें क्या हो गया कि 0.3% जो जीनोम था उसमें रिडक्शन आ गई, क्योंकि वो उसमें कुछ जीन जो है वो म्यूटेंट हो गए हैं। तो उस रिडक्शन की वजह से क्या होगा कि फ्लाइज जो हैं वो म्यूटेंट फ्लाइज कहलाएंगी, बिकॉज उनमें वायबिलिटी लो है, मीन्स उनमें जो है वो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वो लो हो गई। एंड ब्रिसल्स का नंबर जो है वो रिडक्शन, उनमें रिडक्शन हो गई। ब्रिसल्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके विंग्स पे प्रेजेंट है। 0.3% ऑफ द जीनोम इज इक्वल टू 130 जीन कॉपीज। और ये 130 जीन कॉपीज क्या कर रही थी? राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी। The number of genes can also be increased by gene amplification. अब हम क्या कर सकते हैं कि हम आरएनए, अगर नेसेसरी है राइबोसोमल आरएनए फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, तो हम एम्प्लीफिकेशन के जरिए उन जीन्स का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और एम्प्लीफिकेशन हमने पहले देखा, एम्प्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं? जीन की कॉपीज का इंक्रीज हो जाना। सो राइबोसोमल आरएनए जीन्स आर प्रेजेंट इन एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। NOR इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलस। आपको ये पहले भी पता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो बेसिकली राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए जो मशीनरी है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बननी है। सो न्यूक्लियोलस के साथ एक और फैक्टर जो है वो लिंक कर रहा है, दैट इज NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। एम्फीबियन फ्रॉग में देखें तो इट हैज 400 रिडंडेंट जीन्स इन इट्स सिंगल NOR। इसके एक NOR के अंदर 400 रिडंडेंट जीन्स हैं। और रिडंडेंट जीन्स क्या होते हैं? जिनका फंक्शन सेम होता है। द नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट डेवलपमेंट। ऑल द 400 जीन्स हैं, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि फ्रॉग के डेवलपमेंट में वो जीन्स जो है वो उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए इनफ नहीं है। Approximately 1500 micronucleoli are formed by amplification in single oocyte of frog. एम्प्लीफिकेशन के जरिए क्या किया है कि 1500 माइक्रोन्यूक्लियोलाई जो हैं वो फ्रॉग के oocyte में जो से हैं वो उनकी फॉर्मेशन करवाई गई। एंड ईच माइक्रोन्यूक्लियोलाई रिप्रेजेंट्स NOR। एक माइक्रोन्यूक्लियोलाई एक NOR के इक्वल है। तो 1500 माइक्रोन्यूक्लियोलाई का मतलब है कि 1500 को मल्टीप्लाई कर दें 400 के साथ, क्योंकि एक NOR के अंदर 400 जीन्स हैं। सो 1500 मल्टीप्लाइज विद 400, और आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 6 लाख जो हैं वो राइबोसोमल आरएनए जीन्स बन जाते हैं फ्रॉम सिंगल oocyte दैट कैन फर्दर ट्रांसक्राइब टू फॉर्म मिलियन ऑफ कॉपीज। और ये आरएनए जीन्स फर्दर जो है वो फ्रॉग के डेवलपमेंट को भी कंप्लीट करवाते हैं और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है, बॉडी फंक्शनिंग, उसको भी कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमने अब माइक्रोन्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन की है, एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस किया, दैट इज बेसिकली अ डुप्लीकेशन। ठीक है, यही डुप्लीकेशन थी कि आपने क्या किया? एम्प्लीफिकेशन की है, आपने जीन की कॉपीज को इंक्रीज कर दिया और सेम जीन है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जीन जो है वो रिडंडेंट जीन्स हैं, मल्टीपल जीन्स हैं, लेकिन उन्हीं मल्टीपल जीन्स की, रिडंडेंट जीन्स की आप एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली अ डुप्लीकेशन। ठीक है, सो डुप्लीकेशन का फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो बेनिफिशियल जीन्स हैं उनके नंबर को इंक्रीज करवा के आप जो भी जो है वो उसका एस्पेक्ट है, जो भी उसकी फंक्शनिंग है, उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसका फंक्शन का जो भी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट है डुप्लीकेशन का, दैट इज फिनोटिपिक वेरिएशन। इसमें एग्जांपल है बार आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। अच्छा, बार आइड फ्लाइज बेसिकली एक जीन है जिसको बार जीन बोला जाता है, और वो जीन जो है वो ड्रोसोफिला की आई की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब बार आइड फ्लाइज हैव नैरो स्लिट लाइक आईज discovered by Sturtevant and Morgan in early 1920s, inherited as dominant X-linked mutation, means ये जीन है ये X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और डोमिनेंट है। After 10 years, Bridge and Muller studied the bending pattern of X chromosome and they observed a special region 16A that is present on X chromosome. Normal wild type flies at 16A region on both X chromosome. Bar eye flies has duplicated 16A region
and double bar-eyed flies has triplicated 16A region. अब यहाँ पे डुप्लीकेशन का कैसे आई है कि नॉर्मली यहाँ पे देखें कि जो नॉर्मल फ्लाइज हैं उनके जो उसका एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उस पे 16A सेगमेंट जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है, मीन सिंगल कॉपी प्रेजेंट है ऑन बोथ ऑफ इट्स क्रोमोसोम। लेकिन जो बार आई फ्लाइज होती हैं जिनकी आई जो है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि थोड़ी नैरो हो गई है, स्लिट लाइक हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल फ्लाई की आई जो है वो तकरीबन जो है वो राउंडेड शेप की है, नॉर्मली डेवलप कर गई। लेकिन जो बार आई फ्लाइज हैं उनकी आईज जो है वो थोड़ी नैरो होती हैं। सो यहाँ पे B/B+ क्या इंडिकेट करता है? B+ इज अ नॉर्मल जीन एंड B एलील जो है वो यहाँ पे म्यूटेंट है। इस केस में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसमें एक क्रोमोसोम पे 16A की एक ही कॉपी प्रेजेंट है, वाइल उसके होमोलॉग पे 16A जो है वो डुप्लीकेट कर गया है। ठीक है, 16A segment is duplicated and that duplicated 16A segment basically creates a mutation। इसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पे म्यूटेशन आई और जो फ्लाई की आई है वो चेंज हो गई। एंड लुक एट द थर्ड सिचुएशन, B/B मींस कि इसके जो भी दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, दोनों होमोलॉग्स पे 16A डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आई है फ्लाई की जो आई है वो मजीद नैरो हो जाएगी और स्लिट लाइक हो जाएगी। एंड लुक एट द फोर्थ सिचुएशन दैट इज B/D+। B/D क्या शो कर रहा है? दैट इज डबल बार आइड फ्लाइज। डबल बार क्या शो करता है कि यहाँ पे जो 16A सेगमेंट है वो ट्रिप्लीकेट कर गया है, मींस उसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपीज प्रेजेंट है ऑन अ सिंगल होमोलॉग, जबकि दूसरा होमोलॉग जो है उस पे एक कॉपी है और एक होमोलॉग पे 3 कॉपीज प्रेजेंट है। सो अगर 16A सेगमेंट जो है उसकी मजीद कॉपीज का नंबर बढ़ जाता है तो दैट कॉज दी डबल बार म्यूटेशन, और जो आई है फ्लाई की आप देख सकते हैं कि मजीद जौन सी है वो नैरो होगी, कि तकरीबन वो जौन सी है वो डिसफंक्शनल हो रही है। अब 16A सेगमेंट की कॉपीज बढ़ रही हैं, दैट इज ड्यू टू डुप्लीकेशन। सो डुप्लीकेशन क्या कर सकती है? वो फिनोटिपिक वेरिएशन कॉज कर सकती है। और अगेन एक और चीज जौन सी है वो आप इसमें नोट करें कि इसमें नंबर ऑफ फैसेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं विद द म्यूटेशन। नंबर ऑफ फैसेट्स क्या होते हैं? जो फ्लाइज हैं इनमें कंपाउंड आइज होती हैं और कंपाउंड आइज के अंदर जौन सी नंबर ऑफ लेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फैसेट्स को आप लेंसेज में ले सकते हैं कि लेंसेज का नंबर जो है वो